हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की और हमने ये जाना कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय अभियान के माध्यम से छोटे से गुप्त राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। आज की क्लास में हम चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों और उसके शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त की जो प्रधान महिषी थी दत्त देवी, उससे उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली और लगभग 415 ईस्वी तक उसने शासन किया। समुद्रगुप्त के उपरांत गुप्त वंश का वो श्रेष्ठतम शासक माना जाता है और उसके समय में गुप्त साम्राज्य अपने विकास के सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गया। इस शासक का अन्य नाम देव भी था और इसे देवराज, देवगुप्त और देवश्री भी कहा गया है। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उसकी अन्य सुप्रसिद्ध उपाधियां थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल के अन्य अभिलेख मिले हैं जिनसे इस राजा के कृत्य पर प्रकाश पड़ता है और ऐसे अभिलेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख में राजा चंद्र की विजयों का उल्लेख मिलता है। हालांकि इसकी पहचान निश्चित नहीं है, लेकिन लिपि के आधार पर इस अभिलेख को चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का ही माना जाता है। चंद्रगुप्त के जो अन्य अभिलेख हैं वे हैं मथुरा का स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी गुहालेख, गढ़वा शिलालेख और सांची अभिलेख। चंद्रगुप्त की बहुत सारी मुद्राएं भी हमें मिलती हैं जिनसे उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी हमें प्राप्त होती है। अपने पिता के समान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी विशाल साम्राज्य के लिए अनेक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन कराया और स्वर्ण के साथ साथ उसकी रजत और ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। चंद्रगुप्त की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनमें धनुर्धारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, पर्यंक प्रकार और सिंह निहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार के सिक्के हमें मिले हैं। चंद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में फाहियान का वर्णन प्रमुख कहा जा सकता है, क्योंकि जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही भारत की यात्रा करने हेतु आया था। बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय की तिथि की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की जो प्रथम तिथि है वो मथुरा लेख में 61 गुप्त संवत है, जो उसके शासन के 5वें वर्ष की है। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की प्रारंभिक तिथि 375 ईस्वी है। हालांकि शासन की अंतिम तिथि सांची अभिलेख में 93 गुप्त संवत है और इस आधार पर अंतिम तिथि 412 ईस्वी ज्ञात होती है। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम की प्रथम ज्ञात तिथि 96 गुप्त संवत अर्थात 415 ईस्वी भिलसित अभिलेख में है। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुल 40 वर्षों तक शासन किया और इस दीर्घकालीन शासन में गुप्त वंश ने राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से अभूतपूर्व प्रगति की और उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा। और वस्तुतः उसका जो शासनकाल है वो गुप्त इतिहास के सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध की। तो गुप्त अभिलेखों में जो गुप्त वंशावली दी गई है उसके अनुसार समुद्रगुप्त के बहुत सारे पुत्र और पौत्र थे, लेकिन उन सबके नाम हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी था वो उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। किंतु गुप्तों के वंशक्रम और विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नामक एक संस्कृत नाटक से हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के उपरांत रामगुप्त उसका उत्तराधिकारी बना और देवी चंद्रगुप्तम स्वयं तो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके जो उदाहरण हैं वो रामचंद्र और गुणचंद्र द्वारा नाट्य दर्पण में दिए गए हैं। इन प्राप्त उदाहरणों से पता चलता है कि रामगुप्त के समय में उसके पिता के शत्रु शकों ने उसे परास्त कर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को समर्पित करने को सहमत कर लिया था। लेकिन चंद्रगुप्त ने इस संधि को बहुत ही अपमानजनक माना और ध्रुव देवी के वेश में जाकर शक शासक की हत्या कर दी और कालांतर में न केवल उसने रामगुप्त की भी हत्या कर गुप्त साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, बल्कि उसने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह भी कर लिया। गुप्त अभिलेखों और मोहरों में चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम पत्नी का नाम ध्रुव देवी अथवा ध्रुव स्वामिनी मिलता है। भिलसत पाषाण स्तंभ लेख और बिहार पाषाण स्तंभ लेख में ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की महादेवी और कुमारगुप्त प्रथम की माता कही गई है। वैशाली की खुदाई में प्राप्त मिट्टी की मोहरों में एक मोहर ध्रुव स्वामिनी की भी है, जिसमें वो चंद्रगुप्त की पत्नी और गोविंद गुप्त की माता कही गई है। अतः ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त के दो पुत्र कुमारगुप्त प्रथम और गोविंद गुप्त हुए।
ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए थे और रामगुप्त के विद्रोह और शकों के आक्रमण ने अन्य अधीनस्थ शासकों को भी विद्रोह का झंडा उठाने को प्रेरित किया था। इस स्थिति से निपटने के लिए चंद्रगुप्त ने पहले अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ की और उसने वैवाहिक संबंधों की एक श्रृंखला बनाकर अनेक राजाओं को अपना मित्र और हितैषी बना लिया। इस उद्देश्य से उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और इस विवाह से उसके एक पुत्री प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई, जिसका विवाह उसने बाद में वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से गुप्तों और वाकाटकों में मित्रता की स्थापना हुई। नागवंशी शासक भी उसके मित्र बन गए। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के उपरांत प्रभावती गुप्त ही अपने पिता के निर्देशानुसार वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनी रही और इससे वाकाटक राज्य पर चंद्रगुप्त का प्रभाव अत्यंत बढ़ गया। पश्चिमी शकों पर नियंत्रण रखने के लिए भी चंद्रगुप्त के लिए वाकाटकों से मधुर संबंध बनाना आवश्यक था। चंद्रगुप्त द्वारा कुंतल से भी वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए। दक्षिण भारत में कुंतल एक प्रभावशाली राज्य था, जहां पर कदम वंशी शासक राज्य किया करते थे। चंद्रगुप्त ने कुंतल नरेश के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की और अपना प्रभाव दक्षिण में भी बढ़ाया। अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त ने श्रीशैल के निकट कृष्णा के तट पर चंद्रगुप्त पत्तन नामक नगर बसाया। श्रृंगार प्रकाश और कुंतलेश्वर दौत्यम से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कुंतल नरेश से मैत्रीपूर्ण संबंध था। महाकवि कालिदास राजदूत बनकर कुंतल नरेश के दरबार में गए थे। तालगुंडा प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है कि कुंतल नरेश काकुत्स्वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त नरेश से किया और इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा से भी होती है। चंद्रगुप्त के समय में इन वैवाहिक संबंधों का अत्यंत राजनीतिक महत्व था और इन वैवाहिक संबंधों ने चंद्रगुप्त की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ कर दी थी। उसे अनेक प्रभावशाली शासकों की मित्रता और संरक्षण प्राप्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं उसकी शक विजय की, जो कि उसके शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना थी। उसकी शक विजय के विषय में विभिन्न साधनों से प्रकाश पड़ता है। साहित्यिक स्रोतों में देवी चंद्रगुप्तम और हर्षचरित आदि ग्रंथों में चंद्रगुप्त द्वारा शक राजा की हत्या किए जाने का वर्णन मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्यों में उदयगिरि पर्वत से प्राप्त लेख इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र हनन शैली की मुद्राओं से मुख्यतः इस तथ्य की पुष्टि होती है। इन मुद्राओं पर उसे शेर का शिकार करते हुए बताया गया है और सिंह जो थे वो गुजरात काठियावाड़ के वनों में पाए जाते थे। इसी आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि इस प्रकार की मुद्राएं उसकी इन देशों पर विजय का प्रतीक हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन शासक रुद्रसेन तृतीय के उपरांत किसी शक राजा की मुद्राएं नहीं मिलती, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रुद्रसेन तृतीय शकों का अंतिम शासक रहा होगा और उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया होगा। भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त को शकारी कहा गया है, जिससे उसकी शक विजय की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमांक विक्रमादित्य उपाधियां भी शक विजय की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा भी इसी प्रकार शकों का उन्मूलन किया गया था और अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि यह विजय 389 ईस्वी व 412 ईस्वी के मध्य किसी समय हुई होगी और वाकाटकों से सहयोग प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले मालवा पर अधिकार किया और मालवा को आधार बनाकर चंद्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शत्रु पर विजय का बहुत ज्यादा राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसी कारण वी स्मिथ ने चंद्रगुप्त की इस विजय को उसकी महानतम विजय कहा है। इस विजय के परिणाम स्वरूप 3 शताब्दियों से भी पुराने विदेशी राज्य का पश्चिमी भारत से लोप हो गया। इसके अलावा इस विजय के परिणाम स्वरूप ही गुप्त साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी मालवा तक विस्तृत हो गई। शक विजय का अत्यधिक आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है और इस विजय के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य के अधीन भृगुकच का बंदरगाह भी आ गया और इस बंदरगाह से ही भारत का पश्चिमी देशों के लिए व्यापार हुआ करता था और इस प्रकार इस व्यापार पर गुप्तों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिससे आर्थिक लाभ के साथ साथ उनकी ख्याति पश्चिमी देश में भी पहुंचने लगी।
चंद्रगुप्त का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो था पश्चिमोत्तर के गणराज्यों की शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना। उसने इन गणराज्यों को नष्ट कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल विजय भी की और मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में चंद्र शब्द आया है। हालांकि इस चंद्र नामक शासक के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं वो उस चंद्र शब्द का समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय से ही करते हैं। इस स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य के शत्रु प्रत्यंत नृपति, समतट, डवाक और कामरूप के राजा बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए एकत्रित हो गए थे, लेकिन उनको बलपूर्वक पराजित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कीर्ति स्थापित की और इस विजय से गुप्त साम्राज्य की जो सीमा थी वो आसाम तक फैल गई और उसका प्रभुत्व उत्तरी बंगाल और पूर्वी बंगाल पर दृढ़ता से स्थापित हो गया। साथ ही जो ताम्रलिप्ति का महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो भी गुप्तों की अधीनता में आ गया। मेहरौली स्तंभ लेख में कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु के 5 मुखों को पार कर वहालिकों पर विजय प्राप्त की। वहालिक शब्द मूलतः बैक्ट्रिया का द्योतक था, परंतु कालांतर में यह शब्द पंजाब के लिए प्रयुक्त होता था। उसने गंधार पर अधिकार कर कुषाणों को काबुल तक भगा दिया और इस विजय के फलस्वरूप उसने व्यास नदी के समीप विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। यह विष्णु ध्वज वस्तुतः मेहरौली का लौह स्तंभ ही है, जो अब दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप विद्यमान है। बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार की, तो अपने विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई और ये जो साम्राज्य था वो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर की दक्षिणी सीमा से लेकर दक्षिण पश्चिम में काठियावाड़ और गुजरात तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में प्राप्त अभिलेखों में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता और न इसके पिता समुद्रगुप्त की भांति अश्वमेघ के सिक्के ही मिलते हैं, लेकिन वाराणसी के दक्षिण पूर्व में स्थित नगवा नामक ग्राम से प्राप्त एक पाषाण निर्मित अश्व पर चंद्रगु अंकित है। जे रत्नाकर ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की है और बताया है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके प्रतीक स्वरूप यह अश्व निर्मित किया गया, लेकिन इस बात का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होता। इसलिए हम इस विषय में ये निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था या नहीं। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रबंध की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल एक महान विजेता ही था, बल्कि वो एक योग्य और कुशल शासक भी था और गुप्त प्रशासन का निर्माण उसी के द्वारा किया गया था। उसका 40 वर्षों का दीर्घकालीन शासन शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि का काल रहा और उसकी शासन व्यवस्था के विषय में हमें जानकारी फायन के वर्णन से मिलती है। उसे बहुत सारे योग्य और अनुभवी मंत्रियों की सेवाएं प्राप्त थी। उसका जो प्रधान सचिव था वो वीरसेन शैव था, जिसका उल्लेख उदयगिरी गुहा अभिलेख में मिलता है। सनकानिक महाराज पूर्वी मालवा प्रदेश का राज्यपाल रहा होगा और उदयगिरी के लेख में वो स्वयं को चंद्रगुप्त का पादानुध्यात कहता है। आम्रकादव उसका प्रधान सेनापति था। सांची के लेख में उसके नाम का उल्लेख हमें मिलता है, जहां उसे अनेक युद्धों में यश प्राप्त करने वाला कहा गया है। कर्मदंडा लेख से ये ज्ञात होता है कि शिखर स्वामी उसका एक मंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र गोविंद गुप्त तीरभुक्ति प्रदेश का राज्यपाल था। इसके अलावा अन्य निपुण प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी थे। लेखों और मुद्राओं से कुछ पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं, जैसे ऊपरीक, कुमार मात्य, बलाधिकृत, रणभांडागाराधिकृत, दंडपाशिक, महादंडनायक, विनय स्थिति स्थापक, भटाश्वपति, महाप्रतिहार इत्यादि। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त की राजधानी थी और शकों पर विजय के उपरांत उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी बनाई, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के धर्म की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी, लेकिन वो अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रति भी पर्याप्त रूप से सहिष्णु था और उसने बिना किसी भेदभाव के दूसरे धर्मावलंबियों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया और दूसरे धर्मों को दान आदि दिया। उसका संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव था और उसने भगवान शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। उसका सेनापति आम्रकार्तव बौद्ध था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के विद्या प्रेम की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय युद्ध क्षेत्र में जितना महान था, शांति काल में उससे कहीं अधिक कर्मठ वो कहा जा सकता था। वो स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे और कालिदास के अलावा इनमें धन्वंतरी, शपुनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर और वराहमिहिर, वररुचि जैसे विद्वान थे और इनमें अधिकांश को गुप्तकालीन ही माना जाता है। उसका जो संधि विग्रही था वीरसेन, वो व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित और एक कवि था। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इस बात का उल्लेख किया है कि उज्जैनी में कवियों की परीक्षा लेने के लिए एक विद्वत परिषद थी। बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के मूल्यांकन की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता, कुशल शासक, कूटनीतिज्ञ, विद्वान और विद्या का उदार संरक्षक कहा जा सकता था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी और उसके काल में गुप्त साम्राज्य की चहुमुखी प्रगति हुई। जिस साम्राज्य को उसके पिता द्वारा निर्मित किया गया, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पूरी तरह से संगठित, सुव्यवस्थित और सुरक्षित होकर उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा और प्राचीन भारत में स्वर्ण युग का दावेदार बन गया। तो निश्चित है चंद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश के अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक कहा जा सकता है।